5 अनोखी बहू ने बनाया अपना ससुराल। भगवान जी, आपने मेरी 5 बेटियों को इतना अलग क्यों बनाया? उनके शरीर के अजीब से हिस्सों के कारण कोई भी लड़के मेरी बेटियों से शादी करने को राजी नहीं हो रहे। मेरी बेटियों की भी किसी अच्छे घरों में शादियां हो जाए भगवान जी, ताकि वो भी अपने जीवन में खुश रह सकें। ये है मदन, गरीबी का दुखियारा, किस्मत का मारा एक मामूली सा मजदूर, परेशानियों से हारा। तभी मदन शाम तक जी जान लगाकर, अपना खून पसीना बहाकर बड़ी ईमानदारी से खेत में काम करता है, और बदले में खेत का मालिक मदन को रोज की तरह 200 रुपए मजदूरी देता है। समय गुजरते गुजरते शरीर पर बुढ़ापा आ गया। बेटियां जवान हो गईं, पर खुशियों का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। भगवान जी, क्या मुझ गरीब को अपने जीवन में खुशियां पाने का कोई अधिकार नहीं है? तभी मदन पास के नामपुर गांव में अपने छोटे से घर में आता है, तो इस एक कमरे के घर में चारपाई पर मदन की पत्नी दामिनी बैठी हुई थी, और सामने घर के एक कोने में मदन की 5 जवान बेटियां रिया, अनीता, पायल, कोमल और जानवी बैठी हुई थी। मदन की ये 5 बेटियां आम लड़कियों के मुकाबले काफी अलग थीं। रिया के हाथ आम इंसानों के मुकाबले काफी लंबे थे, अनीता के पैर काफी लंबे थे, पायल के कान काफी बड़े थे, कोमल की नाक काफी बड़ी थी, और जानवी के सिर के बाल काफी लंबे और सफेद रंग के थे। मदन की ये 5 बेटियां पैदाइशी ऐसी ही थीं। बाबा आ गए, चलो अनीता, हम खाना गरम करते हैं। तभी मदन दामिनी के पास आकर उदास बैठ जाता है। जी, शामू भाई से बात हुई? कोई रिश्ते दिखाए उन्होंने हमारी बेटियों के लिए? रिश्ते आकर भी क्या फायदा हो रहा है दामिनी? हमारी बेटियों के शरीर के अजीब से हिस्सों को देखकर कोई भी लड़के हमारी बेटियों से शादी करने को राजी नहीं हो रहे। भगवान जी, आखिर क्यों हम गरीबों की बेटियों के जीवन में कोई खुशियां नहीं आ रही? मेरी बच्चियां कितनी भोली हैं। अपने शरीर के इन अजीब से हिस्सों के कारण ये कभी घर से बाहर भी नहीं निकल पाती। हर कोई इनका मजाक बनाता है, इन्हें देखकर हंसता है। ऐसा क्यों भगवान जी? माँ बाबा, आप दुखी मत होइए। अगर हमसे कोई शादी नहीं कर रहा है तो अच्छा है। हम 5 बहनें जीवन भर आप दोनों के साथ रहकर आपकी सेवा करेंगे, आपका सहारा बनेंगे। हाँ माँ, शायद भगवान जी भी यही चाहते हैं कि हम 5 बहनें आप दोनों के बुढ़ापे का सहारा बने, आपकी सेवा कर सकें। मदन की ये बेटियां दिखने में काफी सुंदर थीं, पर कमी केवल इनके शरीर के अजीब से हिस्सों की थी, और इसी के चलते ये अब तक कंवारी थीं। थोड़े समय बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं। मदन अपने इस परिवार के साथ गरीबी को गले लगाए काफी संघर्ष भरा जीवन बिता रहा था। अगले दिन सवेरे मदन रोज की तरह दूसरों के खेतों में मजदूरी करने चला जाता है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक दिन दोपहर में मदन खेत में एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी मदन के पास के खेत का मजदूर हरिया आता है, और मदन खड़ा हो गया। जिसके सीने पर परेशानियों का लोहे जैसा बोझ हो, उसके गले से अन्न का दाना कैसे नीचे उतरेगा? हरिया भाई, क्या हुआ भाई? बड़ा परेशान लग रहा है तू। अपनी बेटियों को लेकर परेशान हूं हरिया भाई। उन्हें रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, पर उनके शरीर के अजीब से हिस्सों को देखकर कोई उनसे शादी करने को तैयार नहीं है। यही तो जमाने का दस्तूर है भाई। खामियां चाहे खुद में कितनी भी क्यों ना हो, पर इंसान सामने वाले की किसी भी खामी को बर्दाश्त नहीं करता। हरिया भाई, हर शाम जब मैं घर जाता हूं तो अपनी बेटियों के चेहरे देखकर मुझे बहुत रोना आता है। उनके चेहरों पर हर दिन एक अजीब सी तड़प रहती है कि बाबा अब तो हमें कोई खुशखबरी सुनाएंगे। मदन फूट फूट कर रोने लगता है। खुद को संभालो मदन। अपनी बेटियों की ऐसी बेबसी नहीं देखी जाती मुझसे हरिया भाई। जब किसी पिता की बेटियां जवानी की दहलीज पर आकर भी घर में कंवारी बैठी रहती है ना, तो उस पिता के सीने में दिल आग के शोलों की तरह भड़कता रहता है। जैसे तैसे हरिया मदन को चुप करवाता है। मदन, एक आदमी है जो तेरी 5 बेटियों को अपने घर की बहू बना सकता है। अच्छा, कौन है वो सज्जन? मेरा एक दोस्त है पीयूष। वो पास के गांव में रहता है, काफी गरीब है। उसके 5 बेटे हैं, और उसके भी जीवन में यही समस्या है जो तेरे जीवन में है। उसके भी 5 बेटों की शादियां नहीं हो पा रही है।
हरिया मदन काफी समय तक आपस में बातें करने लगते हैं। अगले दिन सवेरे मदन घर में था। जी लड़के वाले पक्का आ रहे हैं ना? दामिनी, हरिया भाई किसी भी वक्त पीयूष भाई और उनके परिवार को लेकर आते होंगे। थोड़े समय बाद मदन के घर हरिया पीयूष की पत्नी हेमानी, रमेश सुरेश और बेटी सपना ये सब आते हैं। पीयूष और उसके परिवार वाले भी काफी गरीब साधारण से लोग हैं। तभी ये सब मदन की 5 बेटियों को देखते हैं। माँ, ये 5 तो कितनी अजीब सी है। हमारी 5 बेटियां बड़ी संस्कारी है, बस कमी है तो इनके शरीर के ये अजीब से हिस्से। तभी दोनों परिवार में बातचीत होने के बाद मदन और पीयूष अपने बच्चों का रिश्ता तय कर लेते हैं। कुछ दिन बाद मदन की 5 बेटियों की शादियां हो जाती हैं। शादी की पहली रात रिया और उसकी बहनें पास के गांव में अपने एक कमरे के झोपड़े ससुराल में अपने सास ससुर ननंद और 5 पतियों के साथ थीं। पीयूष के 2 बेटे रमेश सुरेश ठीक ठाक थे, पर बाकी 3 बेटे महेश अजीत कुमार ये तीनों पैदाइशी पैरों से अपाहिज थे, जो सारा दिन घर में ही रहते थे। घर में एक चारपाई, मिट्टी का चूल्हा और कुछ सामान थे। नभ्ययूष और उसके परिवार वाले काफी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। पारा मौसम था। अब हम सब यहाँ सो कैसे पाएंगे? तभी हेमानी के घर पड़ोस वाली 2 महिलाएं शीतल और निर्मला आते हैं और दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे देखो देखो निर्मला बहन, ये हिमानी बहन कैसी अजीब सी लड़कियों को अपने घर की बहू बनाकर ले आई। इनके शरीर तो देखो, किसी की नाक बड़ी है तो किसी के कान, किसी के पैर बड़े हैं तो किसी के हाथ, और ये 5वीं तो हिमानी बहन से भी ज्यादा बुरी है। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर रिया और उसकी बहनें दुखी हो जाती हैं। ऐसे लग रहा है जैसे ये सर्कस में काम करने वाली जोकर है। जिस बात का डर था आखिर वही हो रहा है। सुनिए, ऐसे किसी पर हंसना अच्छी बात नहीं है। मेरी बहुओं के शरीर ऐसे है तो क्या हुआ? क्या ये इंसान नहीं है? अरे इंसान ही तो नहीं लग रही है। चलो अच्छा हुआ हिमानी बहन ने इन्हें अपनी बहुएं बना लिए। अब मोहल्ले में हर कोई इन 5 को देखकर हंसता रहेगा। दोनों हेमानी की बहुओं का मजाक उड़ाकर वहां से चले जाते हैं। बहुओं, तुम उन दोनों की बातों का बुरा मन मानो। उनकी तो आदत है दूसरों की कमजोरियों पर हंसने की। अब कमरा एक और सोने वाले इतने सारे। तभी सब एक बड़ी सी फटी रजाई ओढ़कर उस घर में सो जाते हैं। अनीता, जिसके पैर लंबे थे, वो मिट्टी के चूल्हे और मटकों और बर्तन के पास सोई हुई थी। रिया, जिसके हाथ लंबे हैं, वो दरवाजे के पास सोई हुई थी। अगले दिन सवेरे सब नींद से जागते हैं तो अनीता ने अपने पैरों से मटके और मिट्टी का चूल्हा तोड़ दिया था और रिया ने अपने लंबे हाथों से घर का कमजोर दरवाजा तोड़ दिया था। सत्यानाश हो तुम्हारा, मनुष्य ही कियो। तुमने आते ही हमारा इतना नुकसान कर दिया। इतनी मेहनत से मेरे बच्चे मटके, चूल्हा और दरवाजा लेकर आए थे और तुम दोनों ने इन्हें तोड़ दिया। मम्मा, माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई माँ जी। 100 रुपए का एक मिट्टी का मटका मिलता है, अब कैसे लाएंगे हम मटका? ऊपर से दरवाजा भी टूट गया। अब रात में इस दरवाजे से ठंडी हवा घर के अंदर आएंगी। ठंड का मौसम था और किसी के भी पास स्वेटर नहीं थे, क्योंकि परिवार की हालत बेहद गरीबों वाली थी। तो ईमानी रिया अनीता को खूब खड़ी खोटी सुनाती है। रिया, तुम्हें देखकर सोना चाहिए था ना। बड़ी मुश्किल से हमने ये दरवाजा खरीदे थे और इसे बचा बचकर रखते आ रहे थे। अब तो हमारे पास पैसे ही नहीं है, अब कैसे लाए हम दरवाजा? घर में मटका नहीं है तो हम पानी कैसे पिएंगे? चूल्हा नहीं है तो खाना कैसे बनाएंगे? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम नाश्ता ईंटों का चूल्हा बनाकर बना लेते हैं और फिर मिट्टी का मटका चूल्हा और दरवाजा अच्छे से बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? उन्हें बनाने के लिए हुनर लगता है भाभी। हमें चूल्हा और मटका बनाना आता है सपना, और रही बात दरवाजे की, तो हम जंगल से लकड़ियाँ लेकर आएंगे और दरवाजा बना देंगे। तभी 5 बहनें आंगन में आकर ईंटों से चूल्हा बनाते हैं और उस पर चाय नाश्ता बनाने लगते हैं। थोड़े रमेश सुरेश दोनों भाई अपने काम पर चले जाते हैं। दोनों एक कारखाने में काम करते हैं और इनकी आमदनियां भी
काफी कम थी। पायल, मैं और अनीता जंगल जा रहे हैं, तुम तीनों मिट्टी से 2 मटके और चूल्हा बना लो। तभी रिया और अनीता घर से बाहर आते हैं तो गांव के लोग इनके लंबे हाथ पैर देखकर इन पर हंसने लगते हैं। अरे ये क्या बवाल आ गया भाई हमारे गांव में, ये मुर्गियों की तरह लंबी लकड़ियां कौन है? सब दोनों पर हंसने लगते हैं। ये देखकर दोनों जंगल की ओर भाग जाते हैं। करीब 2 घंटे बाद पायल और उसकी बहनों ने मटके और चूल्हा बना लिए थे। सपना बहन, मटकों में पानी कहाँ से भरे? पास में ही कुआं है, चलो वहाँ से पानी लेकर आते हैं। सपना रस्सी और बाल्टी लेकर जानवी के साथ गांव के गहरे कुएं के पास आती है। जानवी के सफेद और लंबे बाल देखकर वहां खड़ी गांव की महिलाएं हंसने लगती हैं। अरे सपना, ये लंबे बालों वाली बूढ़ी महिला कौन है? तुम्हारी परदादी है क्या? नहीं काकी जी, ये मेरी भाभी है। तभी सपना उस पुराने कुएं के ऊपर खड़ी हो जाती है। सपना बहन संभाल कर, वरना आप गिर जाओगी। इतना कहना था कि तभी अचानक सपना का पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से उस गहरे कुएं में गिर जाती है। सपना बहन। तभी सपना उस गहरे कुएं के पानी में गिर जाती है। वो कुआं काफी गहरा था। तभी सब कुएं में झांककर सपना को देखते हैं। अरे कोई बचाओ इसे, वरना ये मर जाएगी। अरे कोई कुएं में कूदकर सपना बहन को बचाइए। कितनी काली जुबान की है ये जानवी बहू। इसने कहा और सपना बिटिया सच में कुएं में गिर गई। अरे सब लोग इस लड़की के पास से दूर हट जाओ, ये बहुत मनहूस है, वरना इसकी मनहूसियत हम पर भी आ जाएगी। सब लोग वहां से जाने लगते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो आप लोग? अरे कोई तो मेरी मदद करो। अरे मेरी ननद कुएं में गिर गई। जानवी गिड़गिड़ाकर लोगों से मदद मांगती है, पर कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। इधर रिया और अनीता जंगल में थे। रिया अपने लंबे हाथों से बड़ी बड़ी लकड़ियां तोड़ रही थी और अनीता अपने लंबे पैरों से ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ रही थी। इधर जानवी कुएं के पास खड़ी जोर जोर से चीख रही थी। अरे कोई तो मेरी मदद करो। तभी इधर घर में बैठी लंबे कानों वाली पायल जानवी की आवाज सुन लेती है। कोमल, मुझे जानवी की आवाज आई, वो किसी मुसीबत में है। क्या? तभी वहां पड़ोस वाली शीतल आती है। अरे हिमानी बहन, तुम्हारी उस मनहूस बहू जानवी ने तुम्हारी बेटी को कुएं में गिरा दिया। जाओ जल्दी और उसे बचाओ, वरना तुम्हारी बेटी मर जाएगी। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। तभी सब कुएं के पास आते हैं तो जानवी ने अपने लंबे बालों से सपना को कुएं से बाहर निकाल लिया था। मेरी बच्ची सपना। सपना बेतहाशा कांप रही थी। माँ जी, वो हट यहाँ से मनहूस कहीं की, ये सब तेरी वजह से हुआ है। माँ, ये जानवी भाभी बहुत ही मनहूस है। इन्होंने कहा और मैं सच में कुएं में गिर गई। ये बहुत ही काली जुबान की है माँ। रो मत मेरी बच्ची। सुन मनहूस कहीं की जानवी, मेरी बच्ची के साए से भी दूर रहना तू। तभी हिमानी पीयूष सपना को लेकर घर चले जाते हैं। जानवी के सिर से काफी खून निकल रहा था। रो मत मेरी बहन। मैं मनहूस नहीं हूँ दीदी। दीदी, इसके सिर से तो कितना खून बह रहा है। तभी तीनों घर आते हैं। अब पूरे गांव में ये बात हवा की तरह फैल जाती है कि हिमानी की ये 5 बहुएं काफी मनहूस हैं। अगले दिन सवेरे 5 बहुएं घर के आंगन में बैठी थी। एक हाथों से कपड़े धो रही थी और दूसरे लंबे हाथों से छत पर कपड़े डाल रही थी और बाकी सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी सामने सब्जी वाली नीलिमा अपना ठेला लेकर आती है। अरे नीलिमा रुक, मुझे सब्जी चाहिए। अरे नहीं नहीं हिमानी बहन, मुझे तुम्हें सब्जी नहीं देनी है। सुना है तुम्हारी बहुएं काफी मनहूस है। ये जो भी बोलती है वो सच हो जाता है। नीलिमा खेला लेकर वहां से भाग जाती है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। आस पड़ोस के गांव वाले सब हिमानी के घर के करीब भी आने से डर रहे थे। एक शाम सब घर में थे। तभी रमेश और सुरेश घर आते हैं। क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों इतने दुखी क्यों लग रहे हो? माँ, हम जिस कारखाने में काम करते थे वो कारखाना जलकर खाक हो गया और हमारा काम हमेशा के लिए चला गया। क्या? बड़ी मुश्किल से हमें ये काम मिला था। अब क्या करेंगे हम भाई? इस खबर से पूरे परिवार में मातम सा छा जाता है। माँ, ये सब इन मनहूस भाभीयों की वजह से हो रहा है। ये बहुत ही पनौती है माँ। जब से ये यहाँ आई है हमारा नुकसान पर नुकसान होता जा रहा है। नहीं सपना,
ऐसा मत कहो, हम मनहूस नहीं हैं। सही कह रही है सपना, ये सब तुम्हारे ही कारण हो रहा है। पूरे गांव वाले तुम्हारी वजह से हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? हमारा घर इतना हिल क्यों रहा है? ससुर जी, सब लोग बाहर निकालिए, हमारा घर गिरने वाला है। बाहर तूफान आया है। अरे मेरा बच्चा घर में है, कोई बचाओ मेरे बच्चे को। गांव वाले मुसीबत में हैं। अनीता, चलो हम गांव वालों को बचाते हैं। तभी रिया अनीता गांव वालों को बचाने चले जाते हैं। रिया अपने लंबे हाथों से बाहर खड़े रहकर गांव के निवासियों को घरों के अंदर से बाहर निकालती जाती है और अनीता लंबे पैरों की वजह से ऊपर के घरों में अटके लोगों को बाहर निकालती जाती है। इधर हिमानी और सब घर के बाहर खड़े थे। अरे महेश, अजीब, कुमार, वो तीनों तो घर में ही हैं। रमेश, सुरेश बेटा, अपने भाइयों को घर के बाहर लेकर आओ, कहीं वो घर गिर ना जाए। तभी रमेश सुरेश जैसे ही अपने घर के अंदर आते हैं तो उनका ये कमज़ोर घर तूफान के कारण टूट जाता है और पांचों भाई घर के मलबे में फंसकर मर जाते हैं। अगले दिन हिमानी और सब अपने घर के टूटे मलबे के पास बैठे रो रहे थे। ये क्या हो गया हमारे साथ भगवान जी? क्यों मेरे बेटे हमें छोड़कर चले गए? वहां गांव के कुछ निवासी भी थे। हिमानी, ये सब तेरी इन मनहूस बहुओं के कारण हुआ है। तेरी पांचों बहुएं जब से इस गांव में आई हैं, तब से तेरे परिवार और इस गांव में मनहूसियत छाई हुई है। ये क्या बोल रहे हो आप? मेरी दीदियों ने रात में कितने गांव वालों की जान बचाई, क्या आपको वो दिखा नहीं? तेरी बहनों ने गांव वालों को तो बचा लिया, पर अपने ही पतियों को ये बचा नहीं पाई। हमारा घर चला गया, बेटे चले गए। अब कैसे जी पाएंगे हम भगवान जी? सब रिया और उसकी बहनों को काफी खरी खोटी सुनाने लगते हैं। पांचों बहनें फुट फुट कर रो रही थी। माँ जी, हम मनहूस नहीं हैं। माँ बाबा, मैं हमेशा से भाभियों को गलत कहती आ रही थी, पर कल रात मैंने भाभियों को देखा। भाभियों ने अपनी जान की परवाह न करके गांव वालों की जान बचाई थी, और ये गांव वाले भाभियों को ही गलत कह रहे हैं, जबकि इन्हें तो भाभियों का एहसान मानना चाहिए कि इन्होंने अपने पतियों की परवाह नहीं की और गांव के मासूम बच्चों और बुजुर्गों को बचाया। ये सुनकर हिमानी और पीयूष दंग रह जाते हैं। सपना ठीक कह रही है हिमानी, ये गांव वाले बहुत ही एहसान फरामोश हैं। अब हम ऐसे गांव वालों के बीच नहीं रहेंगे। चलो यहाँ से हिमानी। तभी सब उस गांव से बाहर जंगल में आते हैं। शाम का समय, हल्की हल्की ठंडी हवा आ रही थी। सब जंगल में एक स्थान पर बैठे थे। कितनी भूख लगी है, अब क्या खाएं हम? तभी जानवी को सामने एक ऊंचा आम का पेड़ दिखाई देता है, जिस पर कई सारे आम लगे हुए थे। सामने आम का पेड़ है, पर उस पर आम काफी ऊंचाई पर लगे हुए हैं। अब कैसे तोड़ पाएंगे हम आम? कोई बात नहीं जानवी, मैं और अनीता उन आमों को तोड़ते हैं। तभी रिया और अनीता अपने लंबे हाथ पैरों से कैसे सारे आम तोड़ते हैं और सब वो आम खाने लगते हैं। माँ जी, हम सब हमारे मायके चलते हैं। तभी सब रिया के मायके आते हैं और वहां रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद रिया और सब घर में थे। यहाँ गांव में तो कोई भी हमें काम नहीं दे रहा। तो क्या हुआ दीदी, हम अपना कारोबार शुरू करते हैं। याद है हम बचपन में कैसे लकड़ियों की चीजें बनाते थे? हम लकड़ियों की कुर्सियां, बेड बनाते हैं और उन्हें बेचते हैं। पांचों बहनों को अनीता का उपाय पसंद आता है। तभी वो जंगल में आती हैं। अब रिया और अनीता लंबे हाथ पैरों से ऊंचे पेड़ों से मजबूत लकड़ियां तोड़ते हैं और बाकी बहनें पेड़ के लंबे पत्ते, फल ये जमा करती हैं। शाम का समय, रिया और उसकी बहनें लकड़ियों को काटकर कुर्सियां, बेड, चारपाई ये बनाने लगती हैं। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। पांचों बहनों की बनाई लकड़ियों की वस्तुएं लोग काफी ज्यादा मात्रा में खरीदने लगते हैं और पांचों की अच्छी कमाई होने लगती है। एक शाम सब मदन के घर के आंगन में बैठे थे। मदन भाई, हमारे कारण आपको बहुत परेशानी हो रही है।
आपका ये घर इतना छोटा है और हम सब यहाँ आप पर बोझ बनने आ गए। कैसी बातें कर रहे हो आप समदन जी? आप सब हमारे अपने हो और अपनों से इंसान को कोई तकलीफ नहीं होती। बहू, अब से तुम अपनी कमाई से थोड़े थोड़े पैसे जमा करने की कोशिश करो। हम गांव में एक घर किराए पर ले लेंगे। बाबा, हमारे घर के बाजू वाली जगह तो खाली है, हम यहीं पर लकड़ियों से अपना घर बना लेते हैं ना। लकड़ियों के घर भी तो कितने मजबूत होते हैं। बिटिया, ये उपाय तो बहुत बढ़िया है। फिर क्या था, अगले दिन रिया और उसकी बहनें जंगल में आती हैं। उनके साथ जानवी, पीयूष भी थे। तभी वो जंगल में कैसे सारी बड़ी बड़ी लकड़ियां तोड़ते हैं। अब इसी तरह 4 से 5 दिन में वो काफी सारी लकड़ियां जमा कर लेते हैं। एक शाम सब घर के आंगन में थे। जानवी, तुम और सपना लकड़ियों से कुर्सियां और बेड बनाओ, हम लकड़ियों से घर बनाते हैं। तभी सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब कुछ दिन की कड़ी मेहनत के बाद रिया और सब मिलकर लकड़ियों का शानदार 3 कमरों का बड़ा सा घर बना लेते हैं और अपने उस घर में रहकर लकड़ियों की वस्तुएं बनाकर उन्हें भारी दाम में बेचते जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो इसी तरह 5 अनोखी बहुओं ने बनाया अपना ससुराल।